मैं सबसे पहले नतमस्तक होकर आप सबके सामने ये जो नव दायित्व मुझे पार्टी ने, हमारे आदरणीय नेतृत्व ने ये सौंपा है, मैं नतमस्तक होकर, भाव विह्वल होकर और बड़ी ही विनम्रता से मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, और धन्यवाद देता हूं राज्य के हमारे नेतृत्व को कि केंद्र और राज्य के सामूहिक सहयोग से, केंद्र और राज्य के नेतृत्व के सामूहिक सहयोग से ये जो नई टीम बनी है, ये जो संतुलित टीम बनी है, जिस टीम में श्री हरीश रावत जी जैसा अनुभवी राजनेता, भाई करण मेहरा जैसा अनुभवी और जुझारू नेता, भाई प्रीतम सिंह जैसा अनुभवी नेता, हरक सिंह जैसे जोशीले नेता, हमारे यशपाल आर्य जी जैसे अनुभव वाले नेता, जिस प्रकार से हमारी ये टीम यहाँ पर बनी है, ये पूरा संपूर्ण नेतृत्व देने के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय खड़गे जी का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय हमारी जो यहाँ प्रभारी हैं शैलजा जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं, और सप्पल साहब का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय हमारे दोनों जो सचिव हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथियों, ये तो सत्य है कि समय अधिक हो गया, लेकिन इस मौके पर मन की बातें ना की जाए तो ये माहौल और ये जो कार्यक्रम है ये अधूरा रहेगा। मैं सबसे पहले जो बहादुरी पिछले 3.5 साल में हमारे अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी ने दिखाई, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाई करण, थोड़ा आगे आए आप सब जानते हैं यही मंच था, और चुनाव जब हम लोग इस प्रदेश में हम 19-20 सीटों पर रह गए, जब 2022 की बात है, तो बदलाव तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बदलाव हुआ, लेकिन माहौल ऐसा था कि माहौल हारने के बाद, एक सेना का हारने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल था। और उस माहौल में भाई करण मेहरा जी ने जिस बहादुरी से ये कार्यक्रम संभाला, ये पदभार संभाला, और आज उस मायूसी के माहौल को आज जो इस जोशीले माहौल में बदल दिया, ये अगर श्रेय जाता है तो हमारे इस जुझारू नेता को जाता है, इस आदरणीय साथी को जाता है। और मैं आज इस पद पर यहां पर दोबारा आने के बाद मैं इस साथी को इस मंच से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे रोल बदले हैं, हमारे रोल बदले हैं, लेकिन इस पार्टी में और इस प्रदेश में आपका स्टेक उतना ही होगा जितना प्रदेश में आप अध्यक्ष बनते हुए अपना स्टेक समझते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस माहौल को झेलना सबके बस की बात नहीं थी। आपने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक वक्तव्य में सब कुछ समाहित हो यह संभव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप में आज ये जो जोश का माहौल, ये जो उम्मीदों का माहौल आप सबको दिख रहा है, उसमें भाई करण मेहरा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने मन से ये बात कही है कि इस पार्टी में और इस राज्य में आपका स्टेक उतना ही है जितना अध्यक्ष रहते हुए था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय साथियों कि हमारे बीच मैं अभी जब आप लोग भाषण कर रहे थे तो मैं कल्पना कर रहा था कि इस राज्य में 2027 के बाद जो सरकार बनेगी, मैं हमारे मीडिया के साथियों से अपनी बातें शेयर कर रहा था। मुझे मेरे मीडिया के साथी कह रहे थे कि 2027 में आप क्या करने वाले हो, तो मैंने उन्हें कहा कि सबसे बड़ी बात जो हम करने वाले हैं वो ये है कि इस प्रदेश में ऐसी सरकार स्थापित करने वाले हैं जो सरकार नीति से चले, जो सरकार लोगों को लगे कि हमारे वोट से बनी हुई सरकार है, और उस सरकार का चेहरा हमारे ये मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, आदरणीय कुंजवाल जी से लेकर, आदरणीय यशपाल जी से लेकर, हरीश रावत जी से लेकर, हमारे प्रीतम सिंह जी से लेकर, हरक सिंह जी से लेकर, करण भाई से लेकर, निजामुद्दीन भाई से लेकर, ममता जी से लेकर, ये वो सरकार होगी कि जो कि वो इस प्रदेश के सपनों को साकार करेगी। मेरे साथियों, मुझे बहुत से लोग कहते हैं अनऑफिशियली कि आपको कांग्रेस पार्टी से क्या लगाव है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हमने होश संभाली, हमको ये इसलिए नहीं कि मैं जब से होश संभाली तब से आज तक कांग्रेसी हूं,
तो इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी पसंद है। लेकिन जब से होश संभाली और जब से विवेक आया, ज्ञान आया, तो कांग्रेस पार्टी इसलिए हमें पसंद है कि मुझे लगता है कि यह देश किसी एक जाति का, एक धर्म का, एक कौम का देश नहीं है। इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में प्रत्येक जाति ने, हमारे अनुसूचित भाइयों ने, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने, हमारे तमाम अगड़ी जातियों ने, ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, इस देश के तमाम दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर और हमारे पूर्वोत्तर तक तमाम देश के नागरिकों ने एक मंच के नीचे आकर, एक झंडे के नीचे आकर, कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर इस देश को आजादी दिलाई। हम किसे कम कहें? हम किसे कम कहें? इस देश की आजादी में कुर्बानी देने में कौन पीछे था? सब लोग पीछे थे। हमारे कुमाऊं की बारडोली का आंदोलन, कुमाऊं के विभिन्न सल्ट का आंदोलन, क्या देश के इतिहास में, देश के स्वतंत्रता के इतिहास में क्या सल्ट के आंदोलन का कोई कम रोल था? क्या दक्षिण के आंदोलन का कोई कम रोल था? इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को अगर एक माला में पिरो सकते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, मैं अतीत में अपने नेताओं के विचारों से प्रभावित हूं। मैं अभी एक किताब आपको लाया हूं आज। कल मुझे कांग्रेस के एक साथी ने भेंट की। आदरणीय रावत जी, आप तो इन चीजों के गहन ज्ञाता हैं। ये किताब मुझे कल एक साथी ने भेंट की कांग्रेस के, और मैंने इसमें कल शाम को 2-4 पन्ने पढ़े, और संयोग से वो 2-4 पन्नों में ऐसी बात लिखी है कि जो कि मुझे और प्रभावित कर गई। ये किताब जिन्होंने लिखी है वो कांग्रेसी नहीं है। ये किताब लिखी है एक बहुत ही मूर्धन्य पत्रकार, और जो जनता पार्टी की सरकार में, जहां तक मेरी जानकारी है, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे कुलदीप नैयर ने। वो मूलतः कांग्रेसी नहीं है, लेकिन उन्होंने नेहरू जी के बारे में जो लिखा है वो बहुत से कम शब्द में आपको उन्होंने लिखा, विस्तृत है, लेकिन वो कम शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने नेहरू जी के पार्थिव शरीर को पूर्ण होने के बाद ये बात लिखी कि नेहरू जी के जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद उन्होंने उस पर लिखा कि वो आदमी जो कभी जवाहरलाल नेहरू था अब मुट्ठी भर राख में बदल चुका था। ये उन्होंने लिखा है कुलदीप नैयर ने। आगे लिखते हैं, मेरे लिए वे आजादी के बाद के सच्चे भारत के प्रतीक थे। आगे लिखते हैं, इन 17 वर्षों में उन्होंने ऐसी संस्थाएं, सार्वजनिक इकाइयों और नीतियों का निर्माण किया था जो पारदर्शी, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष थी। सबसे बढ़कर उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसा संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसमें हर व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया था। ये शब्द थे, और वो उस व्यक्ति के थे जो व्यक्ति कांग्रेसी नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को ये लगा कि चाहे मैं किसी विपरीत विचारधारा का हूं, लेकिन भारत माता का एक सपूत होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अतीत से लेकर अब तक की गई सच्चाई की अनुभूति को किताबों में अंकित करूं, अपने लेखों में अंकित करूं। ये तब जाके, इसलिए हम इस पार्टी के अनुयायी हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हम इस पार्टी के जिस तरह से हम इस पार्टी के विचारों से प्रेरित होकर आज ये मौके पर मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आप सबको, इस प्रदेश की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इन विचारों के द्वारा हम यहां पर 2027 में जिस सरकार की मैं बात कर रहा था, उस सरकार की स्थापना करके इन मंत्रों के द्वारा, जो मंत्र इन किताबों में लिखे हुए हैं, उन मंत्रों के द्वारा आपके जीवन को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नीति नियंताओं ने, संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब आम्बेडकर ने, जिनका नाम हम बहुत ही श्रद्धा से लेते हैं, जब संविधान की रचना की तब कभी ये नहीं सोचा होगा कि कभी देश में एक ऐसी भी सरकार आएगी जो अपने राजनीतिक हितों के लिए तमाम नियमों को, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार कर देगी। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा।
अगर वो इस बात का अंदेशा होता, उन्हें उस समय इस बात का अंदेशा होता तो उसके लिए भी वो प्रावधान करके जाते। लेकिन उस समय ऐसा था, भलमानुषी का जमाना था, ऐसा समय था कि किसी को इस बात का आभास नहीं था कि ऐसी सरकारें आएंगी जो लोगों के वोट खरीद कर सरकारें बनाएंगी। अभी हमारे साथी रणजीत रावत जी हमें हिदायत दे गए कि भाई बिहार का चुनाव देख लो। आदरणीय रावत जी ने भी बिहार के चुनाव की चर्चा की, लेकिन बिहार के चुनाव की कुंजी क्या है? बिहार के चुनाव की कुंजी यह है कि आचार संहिता लगने के बाद बिहार के तमाम 75 लाख 80 लाख बहनों को चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए दिया जाता है। और मुझे इस बात की कोई मतलब शक नहीं, मेरा विश्वास है कि जब यहां चुनाव आएगा तो यह सरकार तब यही बदमाशी यहां भी करेगी। पर मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, धामी सरकार से कहना चाहता हूं कि धामी जी, अगर आप महिलाओं के प्रति इतने ही सहृदयता रखते हैं तो महिलाओं को एक बार चुनाव में 10,000 रुपए 20,000 नहीं, प्रत्येक महीने आप 10,000 दीजिए, तब हम मानेंगे कि भाई आप महिलाओं के हितैषी हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं मेरी बहनों से इस मंच से मैं मेरी बहनों को यहां से मैं मेरी बहनों को संबोधित करना चाहता हूं, प्रदेश की हमारी माताओं को संबोधित करना चाहता हूं। हम सब आपकी लड़ाई इस रूप में लड़ रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम किसी को ठगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वाकई सरकार आपकी हितैषी है तो सरकार अभी से आपका भला करे, और हम आपको आश्वासन देते हैं। मेरा मानना है, मैं मांग करता हूं कि तत्काल 2 महीने के अंदर यह सरकार कम से कम 5 साल का 50,000 रुपया, क्योंकि इन्हें 5 साल अब होने को जा रहे हैं, 5 साल का 50,000 रुपया प्रत्येक हमारी बहन के खाते में डाले, तब हम मानेंगे। और ये नहीं डालेंगे, ये 10,000 इलेक्शन के टाइम डालेंगे, लेकिन ये सरकार जब बनेगी तो उस 50,000 में से जो बाकी बच जाएगा, 10,000 ये डालेंगे तो 40 बच जाएगा, ये कांग्रेस की सरकार उनके खातों में वो बाकी का पैसा डालने का काम करेगी। हम सम्मान के साथ, और इससे बड़ी बात, मैं मेरी बहनों को एक आश्वासन देना चाहता हूं। क्या चाहती हो आप लोग? क्या रक्षाबंधन के दिन कांग्रेस की ये टीम पूरे राज्य भर में घूम घूम कर ऐसे आयोजन करे जिन आयोजनों में हम बहनों के हाथ से राखी पहने और अपने हाथ से उन्हें एक गारंटी कार्ड दें कि बहन, ये गारंटी कार्ड है तुम्हें, और हमारी सरकार बनने पर तुम अपने जिस बेरोजगार भाई को सरकारी रोजगार देना चाहोगे, ये गारंटी कार्ड रक्षाबंधन के एवज में दक्षिणा के रूप में हम अपनी बहनों को देने का काम करेंगे। क्या चाहती हैं? क्या इनके 10,000 से पूरा होगा? मेरे साथियों, मैं इस मौके पर हमारे इस दौर के जेन जेड, जिसको जेन जी, मैं उनकी तरफ भी मुखातिब होना चाहता हूं। जैन जी, जिनके रात के सपने और दिन के सपने उड़ान भरने वाले होते हैं, मैं उन्हें उनकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यहां पर 1000-2000 लोग देख रहे होंगे, लेकिन इनसे कल सुबह तक 1,00,000-2 लाख लोग देखें। मैं उन हमारे जैन जी जो इस दौर में जैन जी हैं, हमारे युवा हैं, मैं उनकी तरफ इस रूप में मुखातिब होना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हो? पिछले 8 साल से आप लोग चले गए, कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिन परीक्षाओं में धांधली नहीं हो रही है। परीक्षाओं के पेपर 20-20 लाख में बिक रहे हैं। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो सरकार में बैठे हुए लोग अपने लोगों को आगे नहीं कर रहे हैं। और हमारे युवा आज इस रूप में आशंकित हैं, बतेरे परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, और वो मान रहे हैं कि वहां तो धांधली होनी है, इसलिए हमारे वो युवा हतोत्साहित हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप में वो शक्ति है, आपके अरमानों में वो ताकत है कि आप इस सरकार को पटकिए, इस सरकार को बदलिए, और मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा, ये सरकार आपके हितों की रक्षा करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मुझे आज याद आया बैठे बैठे, मैं बहुत साल पहले जैन धर्म के महान गुरु कल्याण सागर महाराज साहिब के साथ मुझे कुछ काम करने का अवसर मिला। मतलब मैं धार्मिक सेवा करने की बात नहीं कर रहा हूं,
अपनी आजीविका के रूप में काम करने का अवसर मिला। वो दक्षिण गुजरात के भिलाड़ में नंदीगाम एक जगह है, और दक्षिण गुजरात के भिलाड़ के नंदीगाम की उस जगह पर एक विशाल मंदिर है, जैन मंदिर, सिमंदर स्वामी जिन मंदिर बोलते हैं उसको। उस मंदिर में बड़े बड़े ठेकेदार थे, उनके साथ मुझे भी उस मंदिर में थोड़ा सेवा करने का मौका मिला आजीविका के रूप में। कल्याण सागर महाराज साहेब मेरे तर्कों से बहुत प्रभावित थे और मुझे चाहते थे कि मैं जैन मुनि बनूं, पर मैं अपने माता पिता के प्रभाव में था, और मैंने महाराज जी से क्षमा प्रार्थना की कि महाराज मेरे माता पिता नाती नतने खिलाना चाहते हैं, इसलिए मैं साधु नहीं बन सकता। पर वो जैन मुनि के शिष्य थे शिव सागर महाराज साहब। मैं अपने ये युवाओं को जिनको मैं जैन जी बोल रहा हूं, मैं उन्हें मुखातिब होकर इस बात को कहना चाहता हूं। तो शिव सागर महाराज साहब हस्तरेखा के बड़े ज्ञानी आज भी हैं। कल्याण सागर महाराज साहब का शरीर पूरा हो गया, लेकिन शिव सागर महाराज साहब अब उस गद्दी के हेड हैं, श्रेष्ठ हैं। वो हस्तरेखा के बड़े विद्वान थे, अभी भी हैं। वो मेरा हाथ देखते थे और उन्होंने एक दिन मेरा हाथ देख के कहा, आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे हस्तरेखा के जानकार, और जो नहीं होंगे आजकल गूगल बाबा सबसे बड़ा ज्ञानी है, गूगल में टाइप करके देखिए। उन्होंने कहा कि गणेश तेरे हाथ में गुरु पर्वत पर गुरु वलय की रेखा है, और मेरे भाई लोग फोटो खींच सकते हैं मेरे हाथ की। ये जो गुरु पर्वत होता है, ये रेखा है इस तरह, ये कहा ये गुरु वलय की रेखा है। इसको इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। आप अगर गूगल में टाइप करोगे रिंग ऑफ सोलोमन अभी कर दोगे तो वो बताएगा कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है वो क्या होता है, वो आप लोग पता कर लेना। लेकिन जब मुझे पता लगा शिव सागर महाराज साहब ने कहा कि गणेश तेरे हाथ में गुरु वलय की रेखा है, रिंग ऑफ सोलोमन है, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि ये गुरु वलय की रेखा मेरे उत्तराखंड के लिए बनी हुई है, मेरे प्रदेश के लिए बनी हुई है, मेरे उन युवा साथियों के लिए बनी है। और आज इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि ये गुरु वलय की रेखा तुम्हारे हितों की रक्षा करेगी। मैं ऐसा ऐलान करना चाहता हूं। राजनीति में आने के बाद मैं इस बात का पक्षधर हूं कि राजनीति में आने के बाद अपनी निजी जिंदगी कुछ नहीं होती है। ये भी एक जोग है, ये कम छोटा जोग नहीं है भाई, ये भी एक जोग है। हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों का इसलिए विरोध करते हैं कि उन्होंने राजनीति को आय का साधन बनाया है। अभी बीच में विधानसभा में हमारे एक माननीय विधायक ने एक बात कही कि जो पहाड़ से आने वाले लोग हैं, विधायक हैं, उनके देहरादून में मकान है। पहले तो मैं इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि भाई अगर राजधानी जहां होगी, सरकार जहां होगी, मकान वहां रखना पड़ेगा। पर गणेश गोदियाल का तो करण भाई देहरादून में भी मकान नहीं है। 2017 के इलेक्शन को हारने के बाद मैंने अपना मकान बेचा क्योंकि मेरे पे कर्ज हो गया था। और लेकिन सभ्य भूमि गोपाल की मैं फ्री में रह रहा हूं, जहां रह रहा हूं फ्री में। ये कम बात है, ये कम बात है कि जहां रहता हूं फ्री रहता हूं, और जब तक रहूंगा फ्री रहूंगा, एक पैसा नहीं पड़ता। तो सवाल यह है कि मुझे इस बात की फिक्र उतनी नहीं है कि मेरा क्या होगा, हमें इस बात की फिक्र है कि हमारे लोगों का क्या होगा। आज आपने देखा विभिन्न विभागों में तमाम भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मैं अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं उनका प्रधानमंत्री है इसलिए बहुत आदर करता हूं, और करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने वोट देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। भाई हम तो उम्मीद कर रहे थे, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में 25 वर्ष जब पूरे होने को हैं, ऐसे मौके पर तो हमारे प्रधानमंत्री यहां आए हैं, बड़े बड़े तोहफे हमें देने चाहिए थे। और तोहफे हमें न देते, पहले से जो हमें मिलता आ रहा था कम से कम वो तो हमारा वापस लौटा देते। हमारे युवा सड़कों पर भागकर अपनी सेहत बनाते थे कि हम फौज में भर्ती होंगे। आज उनके सपनों पर कुठाराघात किया है केंद्र की सरकार ने। हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कम से कम हमारे उस हक को लौटा दीजिए। हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश की माली हालत आपके सरकार के होते हुए खस्ता हो गई है,
हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐसी घोषणा कर दीजिए कि उपनल के माध्यम से, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से जो कार्योजित किए गए टेम्पररी सरकारी विभागों में लोग हैं, कार्मिक हैं, हम एक साथ उनको चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से परमानेंट करने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप घोषणा कर देते, लेकिन नहीं किया और कह देते कि अगले 20 सालों के लिए, अगले 10 सालों के लिए इनके ऊपर जो खर्च आएगा उस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन ये नहीं हुआ। आदरणीय मेरे साथियों, हम सरकार चुनते हैं, मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं, हम सरकार चुनते हैं किस बात के लिए? हम सरकार अपने हित के लिए चुनते हैं कि धर्म के लिए चुनते हैं? धर्म का हमारा काम, हमारे पुजारी हैं, हमारे विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो अपने आप देख लेंगे। और गणेश गोदियाल तो इस बात पर विश्वास करता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो सरकारें हैं ये लोगों को इस रूप में गुमराह करके बनी है कि हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पर जो लोग विश्वास करते हैं इस रूप में कि वो हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, मैं उन्हें गीता का एक श्लोक कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, क्या बोला? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये बोला। अब ये बताओ, मैं भगवान कृष्ण के दिए गए इस वचन पर विश्वास करूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन ठगों पर विश्वास करूं? बताइए आप, बताइए। हमारा सनातन कहता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। और इतने अवतार हमारे तमाम, इतने अवतार हुए ना, हम सब इस बात को जानते हैं। तो वो लोग जो इसलिए बीजेपी को समर्थन देते हैं कि वो धर्म की रक्षा करेंगे, मेरे वो साथियों को मैं यहां से कहना चाहता हूं कि असलियत में वो आपके धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर अपनी तिजारत कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों में क्रांतिकारी बनाने के लिए अनाप शनाप झंडे पकड़ा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कई पुस्तकों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। सच्चाई ये है, किसी का धर्म खतरे में नहीं है। क्यों? कि इसकी रक्षा परमेश्वर ने करने का वादा किया हुआ है। तो मैं बहुत अधिक न कहते हुए मैं पूरे उत्तराखंड के हमारी तमाम माताओं से, बहनों से, युवाओं से, बुजुर्गों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आइए और इस उत्तराखंड में इस राज को बदलने के लिए कृत संकल्पित होइए। मैं उन तमाम साथियों का जो राजनीतिक दल से के रूप में हमारे अंग हैं, कार्यकर्ता हैं और बड़े जोश खरोश के साथ यहाँ आए, उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जरा बैठो भाई 2 मिनट, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन उन साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन आज हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे और देहरादून की तमाम सड़कें जिन्होंने पूरे छाप दी, उन सबको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना हूं। अब ये एक बात बताइए, ये सरकार बदलनी क्यों चाहिए? ये सरकार इसलिए बदलनी चाहिए, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर हमारे जो अंदर हमने कपड़े पहने हैं ये कई दिनों तक, सालों तक अगर नहीं बदलेंगे तो झूम पड़ जाते हैं। और इसी प्रकार इस सरकार को न बदलने के कारण उस सरकार में झूम पड़ गए और वो झूम मारने आवश्यक है, वो बदलने आवश्यक है, कपड़े बदलने आवश्यक है, वो सरकार बदलनी आवश्यक है। वो सरकार बदलेगी तो निश्चित रूप में नयापन आएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, हम एक ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं जो सरकार आगे, जिस सरकार के लिए लोग ये याद करें कि ये सरकार लीक से हटकर भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली सरकार और नीति पर चलने वाली सरकार है। ऐसी सरकार बनाना हम चाहते हैं। इसीलिए पूरे राज्य के लोगों का आशीर्वाद हमें आपसे अपेक्षित है, आप सब लोगों से वो आशीर्वाद हमें अपेक्षित है। बहुत समय हो गया, मैं हमारे तमाम नेतागणों का, आदरणीय कुंजवाल जी, हमारे गोपाल राणा जी, बहुत सीनियर, देखिए इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं। लोग बोलते हैं गांधीवाद क्या होता है? अगर किसी को गांधीवाद देखना है साक्षात तो कुंजवाल जी के दर्शन कर ले। आदरणीय कुंजवाल जी के व्यवहार में, भाषा में, बोली में, उनके चरित्र में जो दिखता है वही गांधीवाद है। मैं पहले इस बात को कहना चाहता था पर उस समय में स्लिप हो गया, अब मुझे याद आया।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हैं, मैं एक नारा लगाऊंगा, आप उसको पूरा करना। पहला जो नारा, बाद का नारा आपको पता है क्या है, पर पहला नारा है, मैं कहूंगा सबसे प्यारा, आप कहेंगे राज्य हमारा। सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, अन्न जहां का, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, वस्त्र जहां के, वो है प्यारा, वो है प्यारा राज्य हमारा, वो है प्यारा, वो है प्यारा। इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा। और अब मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे दिवंगत नेता और आधुनिक भारत के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को माल्यार्पण करके तब हम लोग आगे जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पौड़ी वाले एक माला लाए हैं, कृपया सब नेतागण कृपया यहाँ पर रहें। पौड़ी वाले एक माला लाए, उन जिलाध्यक्ष पौड़ी एक माला लाए हैं, कृपया आप लोग यहाँ पर आए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सब के बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश गोदियाल जी ने अपना उद्बोधन और संबोधन हम सब के बीच में यहाँ पर रखा। जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी के हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता और जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पर पहुंची है, उनके द्वारा यहाँ पर अपना वो रखा गया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गोगी भाई से निवेदन करूंगा यहां पर आकर सबका धन्यवाद करें। आदरणीय भाई गोगी जी। हेलो, कांग्रेस पार्टी। ये तो